नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर पर। दोस्तों, आज हम जिस चीज़ का अध्ययन करेंगे वो हमारा चैप्टर रहेगा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा 2020 अभी जो 29 जून को होने वाली है, तो उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। कल हमने कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया था और आज हम उन प्रश्नों से रूबरू होंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रत्येक प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को अंत तक पूरा देखना और आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मैंने जैसा बताया था कि भाई अति लघुत्रात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आता है इतिहास से संबंधित। और अति लघुत्रात्मक प्रश्न में जैसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो इलाहाबाद प्रशस्ति है उसके जो लेखक हैं वो हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति के जो लेखक कौन है वो है हरिसेन। कौन है? वो है हरिसेन। और हरिसेन इसके लेखक हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। और ये किसके शासनकाल में थे? तो ये थे समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे। समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे हरिसेन। इन्होंने ही इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। किसने की थी? हरिसेन ने की थी। और किसके दरबार में रहते थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के कौन थे? दरबारी कवि थे। कौन? हरिसेन। फिर प्रश्न दूसरा पूछ ले, प्रश्न संख्या दूसरा, हल्दी घाटी का जो युद्ध कब व किनके मध्य हुआ? तो देखना, पूछ रहा है हल्दी घाटी का युद्ध कब व किनके मध्य हुआ। तो सीधी सीधी बात है, हल्दी घाटी रे टिल्ला सो से पार्वती जी देख रिया। तो ये युद्ध हुआ था 18 जून सन 1576 को। 18 जून सन 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर का सेनापति था मानसिंह, इनके मध्य ये युद्ध हुआ था। बहुत बढ़िया युद्ध हुआ था। और इस युद्ध को अब किसकी विजय हुई है तो नहीं फिक्स है। इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध माना जाता है। क्यों? क्योंकि न तो महाराणा प्रताप को इसमें जो है बंदी बनाया गया था और न ही मेवाड़ को अधीन किया गया था, और न ही तो इसलिए एक अनिर्णायक युद्ध था। बहुत ही जो इसका महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था उसका नाम था चेतक। और वो घोड़ा हमेशा उस घोड़े के जो मुंह पर हाथी की सूंड का एक मुकुट पहना रहता था कि क्या है कि युद्ध के समय वो जो दूसरे सामने वाले जो सेनापति वगैरह हैं या विपक्षी जो सेना है उसकी सेना के ऊपर जो सेना है जो हाथी के ऊपर है उनको भ्रमित करने के लिए चेतक पर जो है चेतक के मुंह पर जो है घोड़े का मुकुट पहनाया जाता था। और उस मुकुट के अनुसार हम बात करें तो उसी प्रकार जो ये हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, तो चेतक हैं वो मानसिंह के हाथी की सूंड पर चढ़ा। और जो ही महाराणा प्रताप ने जो है मानसिंह पर भाला जो है डालने की कोशिश की थी, वो किसी प्रकार बच गया। जब चेतक हाथी से नीचे उतरा तो हाथी की एक सूंड में तलवार बंधी हुई थी, उससे एक टांग कट गई थी। तो चेतक की बहुत बढ़िया यूँ रोचक कहानी है। अगला तीसरा प्रश्न इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लो अगला प्रश्न पूछा जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र
अब जैसा कि मैंने बताया था कि भाई छोटे वाले प्रश्न है विद्यार्थियों, अब इन छोटे वाले प्रश्नों में 2 प्रश्न आ गए आपके इतिहास से, तीसरा प्रश्न है जो लोकतंत्र से आएगा। अध्याय 5वां ध्यान रख लेना, अध्याय 5वां जितने भी छोटे प्रश्न बनते हैं अध्याय 5 के आप पूरे पढ़ लेना। क्यों? अध्याय 5 से फिक्स है एक प्रश्न आना ही आना है। अध्याय 5 से छोटे वाला प्रश्न फिक्स है कि अध्याय 5 से छोटा वाला प्रश्न एक न एक प्रश्न जरूर आएगा। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है इसमें यह होता है कि भाई जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है कि भाई वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह शासक है, परिभाषा सुनना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह शासक है जिसमें जनता जो है स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रमुख शक्ति का प्रयोग करती है। जो जनता क्या करती है? जनता स्वयं जो है प्रत्यक्ष रूप से राज्य की शक्ति का प्रयोग करती है। जो राज्य की शक्ति का जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की शक्ति का प्रयोग करती है वो तो हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यदि आपको पूछ ले कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, तो विद्यार्थियों ध्यान रखना अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। तो इसके विपरीत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह शासक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह शासक है जिसमें जनता स्वयं जो है शासन, जो स्वयं राज्य की शासन शक्ति, यहां पर शासन आएगा, जो जनता स्वयं शासन शक्ति का प्रयोग न करके अपने प्रतिनिधियों द्वारा शक्ति का प्रयोग करती है। एक बात पुनः समझना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की शासन शक्ति का प्रयोग करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की शासन शक्ति का प्रयोग करती है। इसके विपरीत हम बात कर रहे हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसमें जनता स्वयं शासन शक्ति का प्रयोग न करके अपने प्रतिनिधियों के द्वारा या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है शासन की शक्ति का प्रयोग करती है। समझ में आया? इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछ लिया जाता है, चौथा प्रश्न, ईमेल, नाम सुना अभी? ईमेल, बहुत बार सोशल मीडिया का जमाना है, ईमेल के बिना तो काम ही नहीं चलता। सबसे सस्ता और सबसे जल्दी मतलब पहुंचने वाला, अपनी बात पहुंचाने वाला साधन है ईमेल। तो सर प्रश्न क्या पूछ रहा है? ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो भाइयों ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है भाइयों? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का पूरा नाम हो गया। फिर अगला प्रश्न है पांचवा कि जो भारत में जो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न है कि ध्यान रखना, भारत में प्रश्न है, भारत में
राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो अगस्त 1952 को, अगस्त 1952 को जो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी अगस्त 1952 को। फिर है अगला प्रश्न, भारत में आर्थिक नियोजन के कोई दो उद्देश्य लिखिए। अब जो भारत में जो आर्थिक नियोजन चल रहा है, आर्थिक नियोजन, भारत में आर्थिक नियोजन के कोई दो उद्देश्य लिखने हैं। तो इसमें पहला होगा आर्थिक लक्ष्य को पूरा करना, आर्थिक लक्ष्य को पूरा करना। भारत में आर्थिक नियोजन का जो क्या लक्ष्य है, कोई दो लक्ष्य लिखिए। तो पहला हो गया आर्थिक लक्ष्य को पूरा करना और दूसरा है निर्धनता की कमी, या फिर कमी नहीं आएगा, यहाँ आएगा समस्या का समाधान करना। तो समस्या का समाधान करना, एक बार पुनः समझना, इलाहाबाद प्रस्तुति, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन। इलाहाबाद प्रस्तुति के लेखक थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मान सिंह की सेना के मध्य हुआ। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो जनता स्वयं, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की शासन शक्ति का प्रयोग करती है। इसके विपरीत हम बात करें, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसमें जनता स्वयं शासन शक्ति का प्रयोग न करके अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन शक्ति का प्रयोग करती है। ईमेल, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1952 को भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। भारत में आर्थिक नियोजन के जो क्या उद्देश्य है? तो वैसे तो खूब उद्देश्य है। पहला है आर्थिक लक्ष्य को पूरा करना और निर्धनता यानी जो गरीबी की समस्या है उसका समाधान निकालना। तो ये हो गए आपके महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 6 प्रश्न हो गए। और आगे हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। और प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 7 पढ़ने से पूर्व आपसे एक और रिक्वेस्ट कि भाई अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार मैं चाहूँगा कि लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर पास में एक बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें, और ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 7वां प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना, 1 सितंबर 2017 को नीति आयोग के नए जो अध्यक्ष नहीं होगा, उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष, नीति आयोग के वर्तमान जो उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष 1 सितंबर
2017 को बने थे, जिसका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार जो है नीति आयोग के जो क्या नाम नए उपाध्यक्ष हैं। कब बने थे? 1 सितंबर 2017 को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने थे। फिर प्रश्न संख्या 8वां। अब प्रश्न संख्या 8वां क्या पूछता है? प्रश्न संख्या 8 है, मुद्रा स्फीति से किसे लाभ होता है? तो भाई मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? सीधी बात है, जो ऋणी होगा ऋणी को लाभ होगा। क्यों होगा? क्यों होगा भाई? क्योंकि उसको कम मूल्य वाली जो है मुद्रा चुकानी पड़ेगी। मुद्रास्फीति से जो है किसको लाभ होता है? तो ऋणी को लाभ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसे कम मूल्य वाली मुद्रा चुकानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसको कम मूल्य वाली मुद्रा चुकानी पड़ती है, इसलिए ऋणी को लाभ होता है। ठीक है। अब है अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। तो एक बार देखते रहिएगा, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार। कब बने थे? तो 1 सितंबर 2017 को बने थे। और फिर दूसरा मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? तो ऋणी को लाभ होता है। क्यों होता है? क्योंकि मुद्रास्फीति में जो है ऋणी को जो है कम मूल्य वाली मुद्रा चुकानी पड़ती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि भाई गरीबी से आप क्या समझते हैं? तो भाई गरीबी से आप क्या समझते हैं? गरीबी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए भाई, गरीबी से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें गरीबी से तात्पर्य उस स्थिति में है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह की अपने जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकता जिसमें व्यक्ति अपनी जीवन निर्वाह की जो है न्यूनतम आवश्यकता को जो है न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहता है। गरीबी से आप क्या समझते हैं? तो गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वह व्यक्ति कहलाता है गरीब। क्या कहलाता है? गरीब। 10वां है प्रश्न संख्या 10वां है हमारा कि भाई तकनीकी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? या तकनीकी बेरोजगारी क्या है? तकनीकी बेरोजगारी क्या है? या तकनीकी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? तकनीकी बेरोजगारी क्या है या फिर तकनीकी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? तो भाई सीधी सीधी बात है, उत्पादन में वस्तुओं के उत्पादन में नवीन तकनीकी का प्रयोग या फिर उत्पादन में तकनीकी का प्रयोग या फिर नवीन मशीनों का प्रयोग, उत्पादन में नवीन तकनीकी का प्रयोग या नवीन मशीनों के प्रयोग से
जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे तकनीकी बेरोजगारी कहा जाता है। एक बार पुनः समझना, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष 1 सितंबर 2017 को बने थे डॉक्टर राजीव कुमार। मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? ऋणी को लाभ होता है, क्योंकि उसे कम मूल्य वाली मुद्रा चुकानी पड़ती है। गरीबी से आप क्या समझते हैं? तो व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह की जो है वस्तुएं को पूरा नहीं कर पाता है, अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है या पूरा करने में असफल रहता है, वो व्यक्ति गरीब है। तकनीकी बेरोजगारी वह बेरोजगारी है या तकनीकी बेरोजगारी उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें उत्पादन में नवीन तकनीकों का प्रयोग और नवीन मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो है बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उसे तकनीकी बेरोजगारी कहा जाता है।